आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे शुगर की। देश में चीनी का उत्पादन 14% घटा है और इस्मा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये और गिर सकता है। क्या है इस गिरावट के पीछे कारण, आगे कितनी गिरावट की आशंका है और कैसे चीनी कीमतों पर असर पड़ेगा, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ आयस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी बने हुए हैं, साथ ही एंजल वन के डीवीपी प्रथमेश माल्या और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन पहले बात सबसे पहले शुगर की कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो 14% की गिरावट की आशंका इस्मा जता रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये प्रोडक्शन कम रहने की पॉसिबिलिटी इस बार दिखाई दे रही है? देखिए, हमारे एसोसिएशन ऑल इंडिया शुगर ट्रेडेशन आहिस्ता ने जनवरी में हमारा नंबर दिया था 265 ±2%। यानी हमने जो प्रिडिक्ट किया हुआ है जनवरी एंड में, वो हमने 17% प्रोडक्शन डाउन का प्रिडिक्शन किया है। अभी 14% तक तो ठीक है। हम देख रहे हैं कि जब हमने बोला था 265 ±2%, और जिस तरह से अभी नंबर आ रहे हैं उसमें हमें लगता है कि शायद -1 या -2% पे ही जाएगा। हो सकता है शुगर का उत्पादन 260 या 261 लाख टन पे ही रहेगा। जो अर्ली, ये बार जो लेट क्रशिंग चालू करना और अर्ली क्लोजिंग आना, ये पर्टिकुलरली ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में हमें करीबन 27% नीचे जाने की उम्मीद लग रही है, और अच्छा। कर्नाटक में 24% की गिरावट लग रही है। उसके बाद तमिलनाडु में 20%, यूपी में 13.5% और गुजरात में 10% नीचे उत्पादन होने की उम्मीद है। काफी जगह पे ये जो गन्ने का जो है रिकवरी यील्ड काफी कम आ रही है। कुछ हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स और कुछ बीमारी लग जाने से है। कुछ हम कह सकते हैं कि ये हीट वेव जो चल रहा है। और हमें ये जो स्पीड आ रही है गिरावट की, वो दूसरा कारण ये है कि लास्ट ईयर पूरी शक्कर बन रही थी और ये बार 4 मिलियन टन, करीबन 3.8 से 4 मिलियन टन सुक्रोज डाइवर्जन टू इथेनॉल भी है। तो ये कंप्लीट होने को आया है अभी। मार्च एंड तक तो डाइवर्जन पूरा हो जाएगा। तो सही में देखें तो भले हम कहते हैं कि 261 का उत्पादन होगा, जो हमारे -2% पे ही जा रहा है, और 40 लाख, तो टोटल सुक्रोज 300 लाख टन का है। और उसी हिसाब से ये करीबन 17 से 19% नीचे जा सकता है। 14% अपने अभी आज के तारीख से हिसाब से है। अच्छा, फिर एक बात बताइए, रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि हाल फिलहाल में ही कीमतें चीनी की 6-6.5% बढ़ चुकी हैं। कितनी बढ़ी हैं अब तक कीमतें, और फिर क्या मान के चलें कि भाव यहाँ से और ऊपर जाएंगे? देखिए, ये इस तरह से कोई बातें करनी कि 6-6.5% बढ़ गया या ये कुछ हो गया, हमारी एसोसिएशन इस चीज में नहीं मानती है, क्योंकि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ डाइवर्सिफिकेशन टू इथेनॉल एंड एवरीथिंग इज 37 रुपीज पर केजी। तो आज रेट महाराष्ट्र में 38.75 का है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 या 4% जरूर हम बढ़े हैं। तो कॉस्ट प्रोडक्शन के नीचे बिका जो भी माल, वो तो लॉस है। और कोई भी इंडस्ट्री अगर रॉ मटेरियल हाई प्राइस में लेती है और लो प्राइस में फिनिश प्रोडक्ट बेचती है, तो वो सस्टेन नहीं कर सकती है। तो हमें लगता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करीबन 6 से 8-10% की तेजी रहनी चाहिए। जैसे जैसे फिगर नीचे आएंगे वैसे वैसे ये थोड़ी बहुत ही रहेगी। और ओवरऑल जैसे अभी 14% इस्मा की बात की, आप 17% की आशंका जता रहे हैं। फाइनल ड्रॉप कितना रह सकता है लाइकली, कंसीडरिंग मिल्स भी जल्दी बंद हो रही हैं? आपने कई सारे फैक्टर्स भी गिनाए क्यों प्रोडक्शन सो फार कम दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर तुलना करें पिछले साल के मुकाबले, कितना नीचे रहने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही? 14% से ज्यादा भी हो सकता है यह आंकड़ा? हाँ जी, हो सकता है। और जैसे कि हमने 265 +2% या -2% बोला था, ये -2% के करीब ही जा रहा है।
और नंबर आप समझ सकते हैं कि 260 या 261 का नंबर रहेगा। इथेनॉल डाइवर्जेंस को एक्सक्लूड करके देखें तो कितना जी जरूरत डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कितनी नीड रहेगी? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक करीबन 4-4.5 मिलियन टन रहेगा। थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, पर उसमें भी काफी रास्ते हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ अक्टूबर में और 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जितनी भी चीनी बनाओ, उसमें आपकी जो भी रिकवरी का लॉस है, एवरेज रिकवरी लॉस का, वो अगर सब्सिडाइज करके देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शायद ये चीज आ सकती है। पहले तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हो ही नहीं, और भले 270 लाख टन हो जावे, पर अब उम्मीद कम लग रही है। अच्छा, एक और क्विकली एक क्वेश्चन आपसे प्रफुल्ल जी, स्पेसिफिकली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके के शुगरकेन यील्ड या शुगर रिकवरी दिखाई दे रही है? लास्ट ईयर से कितना लोअर रह सकती है? और अगेन यहाँ भी जो इम्पैक्ट हुई है, क्या वो रेड रॉट इन्फेस्टेशन के वाइड स्प्रेड से हुई है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? पेट्रोट और वही फैक्टर है वहां पे, और सेंट्रल यूपी के अंदर भी रिकवरी यील्ड कमी आने की उम्मीद थी। गन्ने की जो हाइट थी वो कम थी, और वो हमें उम्मीद थी कि वो प्लांटेशन के हिसाब से गुड़ और खांडसरी में भी डाइवर्जन हो रहा है, और गुड़ में स्टोरिंग भी हो रही है, तो वो एक छोटा सा क्वांटिटी रहे, निग्लिजेबल। पर यूपी के अंदर ये जो 10 लाख टन का गवर्नमेंट ने कोटा दिया, तो यूपी इंडस्ट्री की बल्ले बल्ले है। उनको कैसा है कि पहले तो कोटा बेच दो, तो कोटा बेचने से उनका करीबन 5 रुपये से 6 रुपया पर किलो का एक तो आमदनी आ गई। ये मैं स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा, उनका ऐसा है कि जिस मिल से कोटा चेंज किया है, तो उनको डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए एक्सेसिव कोटा आ सकता है। और तीसरा ये है कि महाराष्ट्र कर्नाटक में चीनी कम हो जाने की वजह से जो बेंचमार्क प्राइस इंडिया की बनती है, वो बेंचमार्क प्राइस ऊपर रहने से यूपी की इंडस्ट्री को फायदा होगा। यूपी की जो इंडस्ट्री है वो कोई भी फिजिकल शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। फिजिकल शुगर एक्सपोर्ट गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हो रही है। चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी अपनी राय रखने के लिए इस पूरी ही खबर पर। तो ये ओवरऑल किस तरीके की प्रोडक्शन की स्थिति दिखाई दे रही है, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, उस पर बातचीत हुई। लेकिन एक राय ले लेते हैं अजय केडिया की भी। अजय, आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन जो हुआ प्रफुल्ल जी के साथ, इसमें के आंकड़े भी आपके सामने हैं। प्रफुल्ल जी ने प्राइसेस पर क्लियरली कमेंट नहीं किया, लेकिन अगर हम देखें तो प्राइसेस थोड़ा सर्ज हुए हैं। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? किस तरीके की अवेलेबिलिटी रहेगी? प्राइसेस क्या और ऊपर जा सकते हैं? क्या राय है आपकी? नमस्कार दीपाली जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल के प्राइजेस में भी इम्पैक्ट दिख रहे हैं, डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल में हमने देखा कि प्राइजेस 18.22 के आसपास ये गिरावट दिख रही है। जिस जन से रिसेंटली जो यूएसडी की रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे 25-26 में हमने देखा कि ओवरऑल जो बिगनिंग ऑफ स्टॉक है वो ठीक ठाक था। उसी की वजह से प्राइजेस में दबाव था। डोमेस्टिक मार्केट में सबसे बड़ा कंसर्न हमने डिसीज का भी देखा, साथ में जो वेदर में जो बड़ा चेंजेस आया है पिछले 2 महीनों में, ये काफी है। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर टाइमिंग थोड़े बहुत सपोर्ट कंटिन्यू मिलेंगे, लेकिन देखना होगा आगे ये कितना कंटिन्यू करता है। तो टाइमिंग हो सकता है प्राइजेस को थोड़े बहुत सपोर्ट आते हुए दिखाई दे सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई शुगर की, शुगर प्राइसेस की। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस, और प्रथमेश भी हमारे साथ बने हुए। प्रथमेश, बताइए पहले तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? मेरे ख्याल से क्रूड में बाय करना चाहिए। 6 मार्च वाइदा 6040 के करीब 5960 का स्टॉप रहेगा, और टारगेट रहेंगे 6240 के। वैसे सिल्वर में सेल करना चाहिए 95,550 के करीब मई कॉन्ट्रैक्ट, 95,950 का स्टॉप, और टारगेट नीचे में 94,550 के लिए रहेगा। इनफैक्ट अजय, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? अजय, आपकी, हाँ जी, आपसे ये सवाल बताइए। देखिए, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ये हफ्ते में ईसीबी का रेट कट है, और साथ में हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो टेम्पररी 2 दिन मार्केट सपोर्टिव लग रहा है। उसी को देखते हुए शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, टेम्पररी बाय की सलाह रहेगी, जहां पे 84
750 पे गोल्ड को लेना है, 84,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 85,500 तक का एक टेम्पररी जंप हम गोल्ड में देखेंगे। वहीं अगर चांदी की भी अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट से मार्केट उठने की कोशिश करी है। मई वायदे के अंदर 95,000 में लेना है, 94,200 का स्टॉप लॉस लगाना है, 96,200 तक का टेम्पररी जंप हम देख पाएंगे। ओके अच्छा अजय, एक राय कच्चे तेल पर, जैसे प्रथमेश ने भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी रिकमेंड की है, लेकिन ब्रॉडर आउटलुक क्या है? प्राइसेस जो ये एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं, क्या ये मौका है स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पोजीशंस ऐड करने का, या कोई और सजेशन है आपका? दीपाली जी, मुझे लगता है कि देखिए ये साल हम ओवर सप्लाई में जाते हुए दिखाई देंगे। जिस ढंग से रशियन कंसर्न्स कम होते जा रहा है, तो रशियन माल भी ग्लोबल मार्केट में आएगा। आज थोड़ा बहुत सपोर्ट लग रहा था क्योंकि चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर आए वो 50 के ऊपर आए, जो सपोर्ट कर रहा था थोड़ा बहुत। तो आई थिंक थोड़ा बहुत बाउंस देखने जरूर मिल जाएगा, बट ओवरऑल सप्लाई काफी ज्यादा है डिमांड के मुकाबले, जिसके चलते मुझे लगता है 6200 के करीब जाए तो वापस बिकवाली करके चलिए, 6280 का स्टॉप लॉस लगाइए। प्राइजेस 6000 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल मेरा व्यू है कि कच्चे तेल में एज ऑफ नाउ जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता, प्राइजेस में दबाव कंटिन्यू रहेगा। एक राय गोल्ड पर भी ले लेते हैं। प्राइसेस हालांकि रिकवर हुए हैं थोड़ा सा नीचे आने के बाद, 85,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। प्रथमेश, आपकी राय गोल्ड पर क्या है? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी, स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी, लंबा व्यू हो तो क्या थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए यहाँ से, और ट्रेडिंग के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें हालांकि आज थोड़ी सी बढ़त दिखी है, बट इसको उछाले में बेचना ही चाहिए। मेरे ख्याल से 85,000 के करीब है ये, और यहीं पे बेचना चाहिए। और 85,400 का स्टॉप, और नीचे में पॉसिबल है 84,600 और 84,200। तो इस पे सेल ऑन रैलीज रहेगी। लेकिन जो निवेशक है जिनको फिजिकल वो गोल्ड बाय करना है, मेरे ख्याल से उनको आई थिंक कोई भी प्राइस पॉइंट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। इफ इस फिजिकल गोल्ड खरीद लेना चाहिए। ओके तो ये राय रही गोल्ड पर, जहां पर 85,000 के आसपास फिलहाल भाव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड सिल्वर दोनों में से ज़्यादा कन्विक्शन अब किसके साथ है अजय, आपके हिसाब से? हालांकि यहाँ पर तेज़ी हमने इस साल की शुरुआत से ही बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस गोल्ड में ज़्यादा आते हुए देखी, हल्का भी ज़्यादा हुआ है ऊपरी स्तरों से चांदी के मुकाबले, लेकिन अगर लंबी अवधि का व्यू लेकर चले तो कन्विक्शन वापस सिल्वर के साथ है, या गोल्ड प्रायोरिटी पर रहेगा? दीपाली जी, इस चीज को अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखना चाहिए। हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो को वापस 1 ईयर हाई पे जाते हुए देख रहे हैं, जो इस वक्त 91 का भाव ट्रेड कर रहा है। और देखा भी है कि पिछले 2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस बैरिंग करने के बाद अनसर्टेनिटी बढ़ी है टैरिफ को लेकर, जिसकी वजह से सोना आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। बट मुझे लगता है ये 91 92 के ऊपर रेशियो सस्टेन नहीं करनी चाहिए। और आज जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए हैं, ये कहीं ना कहीं चांदी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। दैट इज वाई आज हम 1.5% की तेजी चांदी में देख रहे हैं, जबकि सोना आज 0.25% की तेजी ही दिखा रहा है। तो मुझे लगता है अगर लंबे समय के लिए कोई देख रहा है तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, जिस ढंग से यूसेज हमने क्लीन एनर्जी में देखा है। ओके चलिए, तो ये बात सोने और चांदी दोनों पर रही। आज के कारोबार में हालांकि दोनों में ही रिकवरी देखने को मिल रही है। चांदी भी 1.25% ऊपर है, और सोने में भी 0.25% के आसपास के मूव्स के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक एक करके बेस मेटल पैक लेकर आते हैं सामने। जिंक में 1% की तेजी है। इसके अलावा एल्यूमिनियम हल्की बढ़त दिखा रहा है। कॉपर फ्लैट है आज के कारोबार में। लेड भी बिल्कुल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये तीन ही ऐसे बेस मेटल से सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स फ्रेंडली हैं। इन पर राय ले लेते हैं। प्रथमेश, क्या राय है आपकी ओवरऑल पूरे ही बेस मेटल पैक पर? जैसे आपने कहा 2 काउंटर फ्लैट है, 3 काउंटर मूवमेंट है, उसमें से एक पिक करूंगा यहाँ पे कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी 866 के करीब, 870 का स्टॉप रहेगा, और टारगेट 856 के लिए रहेगा। ओके चलिए, राय हुई कॉपर पर। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए। बाकी बेस मेटल्स पर भी राय लेंगे अजय की, साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी करेंगे फोकस। वापस आते छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी 360 डिग्री, हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं, साथ ही हमारे साथ अजय केडिया बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। बेस मेटल्स में जिंक और एल्यूमिनियम पर राय ले लेते हैं। अजय बताइए, आपकी राय क्या रहेगी जिंक पर स्पेशली, जो कि आज के सेशन में तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला बेस मेटल है भी, लेकिन इन्हीं लेवल्स के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ सेशंस में। क्या राय रहेगी इस तरह से जिंक एल्यूमिनियम दोनों पर? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल मुझे लगता है बेस मेटल का अपसाइड काफी गैप है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। बट जिनसे आज मॉर्निंग में हमने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर, डॉलर में गिरावट दिखी, तो आज और कल फर्स्ट हाफ तक मुझे लगता है मार्केट थोड़े सपोर्टिव हो सकते हैं, बट सस्टेनेबल नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे कॉपर की अगर बात करें तो 860 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। उसी को देखते हुए आज इंटरडे के लिहाज से
863 पे लेऊंगा, 860 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 866 तक का टारगेट रहेगा, वहां पे एग्जिट करना है। वहीं अगर जिंक की भी अगर बात करें तो जिंक ने पिछले हफ्ते हमने देखा कि प्राइसेस डाउन साइड भी ज्यादा नहीं जा पा रहा है, तो एक दायरा बना हुआ रहेगा जो 264 से लेकर 270 का ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है। आज इंटरडे के लिहाज से 268 पे लेऊंगा, 267 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 270 तक का ही टारगेट है। तो एक लिमिटेड अपसाइड दिख सकते हैं जिस से चाइना से जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े बहुत लुक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं बेस मेटल के लिए। अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स पर प्रथमेश आपकी राय क्या रहेगी? थोड़ा सा फर्म, थोड़ा सा नरम तो हुआ है, लेकिन कंसीडरिंग जिस तरीके का ट्रेंड्स हैं, जिस तरीके के इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की एंटिसिपेशन है, क्या राय रहेगी यहाँ से फर्दर डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट को? जो इन्फ्लेशन का डेटा रहा वो भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा, तो फेड पर भी नजरें बनी हुई हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग कहती है डेवलपमेंट्स के बीच में आपकी, दोनों ही इवेंट्स पर, डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट और फेड का लाइकली आउटकम गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक दीपाली, अगर अनसर्टेनिटी वाला माहौल रहेगा तो जो भी फ्लोज है वो सारे डॉलर्स में जाएंगे, तो इन दैट केस डॉलर स्ट्रेंथ की तरफ इंडिकेशन दिखाई देता है। 107 के पास में ये दिख रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल जो है 108.5। बट अगर ऐसे ही कोई अनसर्टेनिटी अगर माहौल नहीं रहता है, डॉलर इंडेक्स का जो नीचे वाला जो जोन है वो 105 की तरफ है, तो ऊपर वाला 108.5, नीचे 105 की तरफ। ओके, चलिए, ये बात हुई डॉलर इंडेक्स पर 107 के आसपास ट्रेड करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्री कमोडिटीज पर बात कर लेते हैं। पहले तो अजय, कॉटन सीड ऑयल के पर एक राय आपकी चाहिए, और कमजोर हो सकता है कि यहाँ से हायर लेवल से तो हल्का हो गया है, ठीक ठाक 2600 के आसपास आ चुका है, क्या राय यहाँ से कॉटन सीड ऑयल केक पर? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में फिजिकल मार्केट में कोई ज्यादा डिमांड वाला सिनेरियो दिख नहीं रहा। सेकेंडली, हम मील इंडस्ट्री की अगर बात करें, फीड इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो काफी कमोडिटीज इस वक्त भी सस्ते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। टेक्निकली मुझे लगता है ये 2590 से लेकर 2600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मे भी अगले 2 दिन में हम थोड़ा और दबाव देखेंगे, बट आई थिंक 2590 से 2600 पे जाकर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा कॉटन सीड ऑयल केक। ओके, एक बार लेकर आते हैं स्पाइसेस को भी, जहां पर लगातार हमने नरमी देखी है। टर्मरिक 1% नीचे, जीरा आधा पौने 1% नीचे है, धनिया में भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है, तो यहाँ लगातार प्रेशर बना हुआ है ही। टर्मरिक 12,000 के आसपास आ चुका है, 21,000 के आसपास जीरा ट्रेड कर रहा है। धनिया उतना हल्का नहीं हुआ, यहाँ 8,032 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार बताइए पूरे स्पाइसेस के पैक पे जिस तरीके के प्रोडक्शन नंबर्स, डिमांड बनी हुई है, क्या मान के चले प्राइसेस इन्हीं स्तरों के आसपास या थोड़ा नीचे ही रहेंगे? जी, सबसे पहले हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में अभी जो 12,300 का भाव चल रहा है, हमने पिछले 6 महीने में देखा है प्राइसेस बार बार में यही लेवल को छूता है। अगस्त में भी देखा था, नवंबर में भी देखा था, बट इसके नीचे जा नहीं पा रहा है। उम्मीद थी इस बार गल्फ फूड में कुछ अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। सेकेंडली, मार्च में हम एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे कैश क्रंचेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी लेवाली नहीं आ रही है। ये वीक के अंदर हम देखेंगे FISS की एक स्पाइस मीट है इंडिया से, वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ अटकलें निकल के आएगी कि मार्केट में क्या है, बट इस बार प्रोडक्शन करीबन 72 से 75 लाख बोरी के रहने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइस पिछले साल 58 लाख बोरी था, उसके चलते दबाव थोड़ा बढ़ा है, बट बैलेंस शीट काफी टाइट है। इसके लिए मेरी कतई सलाह नहीं रहेगी कि करंट लेवल से हम कोई शॉर्ट करें। बेटर रहेगा कि 12,200 के करीब अगर थोड़ा पोजीशन बनाया जाए 12,000 के स्टॉप लॉस से, तो एक टेम्पररी बाउंस हम 12,800 तक दिखता है, जो टेक्निकली दिखा रहा है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो इस बार माना जा रहा है कि करीबन 90 से 95 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन रहेगा, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर जरूर है, बट अभी भी कैरियर स्टॉक ज्यादा होने की वजह से कोई बड़ा उछाल नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड भी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। हाँ, चाइना से जरूर हमने देखिए ऑर्डर्स थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, जिसके चलते पिछले हफ्तों में हमने एक जंप आते हुए देखा। अराइवल्स थोड़े से डिले है, क्योंकि क्रॉप इस बार थोड़ी सी डिले होते हुए दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर मार्च वायदे की अगर मैं बात करूं तो प्राइजेस 20,800 के नीचे भी नहीं जाएगा, तो 21,600 के ऊपर भी नहीं जाएगा, एक दायरे में रहेगा। बट जीरे में बिकवाली की सलाह कर सकते हैं, जहां पे 21,400 पे बेचिए, 21,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20,800 तक का टारगेट रहेगा, बिकॉज सप्लाई हमारे पास काफी है। वहीं अंत में अगर हम धनिया की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकली प्राइजेस 8,000 का लेवल बिल्कुल होल्ड कर रहा है। इसमें भी अगर क्रॉप देखे तो पहले उम्मीद थी कि 18 से 20% की क्रॉप में कमी रहेगी, लेकिन इसमें भी माना जाता है करीबन 95 से 1 करोड़ के आसपास
का प्रोडक्शन रहेगा। असली आंकड़े जो है सही और अपडेटेड आंकड़े जो है वो एफआईज की जो बैठक है उसमें क्लियरिटी मिलेगी 7 और 8 तारीख को। बट टाइमिंग मुझे लगता है इसमें भी सप्लाई ठीक ठाक है एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से प्राइजेस में कंसोलिडेशन चल रहा है। बट 8000 के नीचे मुझे नहीं लगता प्राइजेस सस्टेनेबल करेगा। तो अगर हफ्ता 15 दिन का व्यू लेकर चले तो 8000 एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए 7850 के स्टॉप लॉस से। 8280 से 8300 तक का लेवल हम हफ्ते 10 दिन में देख पाएंगे। बट करंट लेवल से हल्दी और धनिया ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरे में समय लग सकता है स्टॉक को देखते हुए। ओके, तो ये पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर राय रही, जहां पर व्यू अलग अलग है। हालांकि आज के सेशन में तीनों ही स्पाइसेस दाल निशान में ही ट्रेड कर रही हैं। एक राय कॉटन पर भी ले लेते हैं अजय की ही। कॉटन पर थोड़ी देर पहले हम अतुल गनात्रा से बातचीत कर भी रहे थे। सीसीआई की बाइंग कम हुई है, सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिला है सप्लाईज में, लिमिटेड मिल्स बाइंग है, डिमांड है नहीं मिल्स की तरफ से, प्राइसेस दबाव के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉटन को लेकर आउटलुक जो है फंडामेंटल वाइज ही बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं दिखाई दे रहा है। अजय, प्राइस वाइज आपका व्यू क्या है? देखिए, इंटरनेशनल में हमने देखा प्राइजेस को थोड़े बहुत सपोर्ट मिले हैं। सीएफटीसी के जो डेटा दिखा रहे हैं वहां पे फिर से हमने शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए देखी है। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 20-25 दिनों में इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़े हैं। टैरिफ को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है कि यूएस के 4 तारीख से जो टैरिफ लेंगे उसकी वजह से चाइना हॉट लिस्ट में रहेगा, उसका बेनिफिट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल सकता है। वहीं बांग्लादेश भी काफी बड़ा मार्केट है बट वहां पे भी हमने अनसर्टेनिटी देखा है, जिसकी वजह से कॉटन के बेनिफिट इंडियन मार्केट को होगा वो इंपोर्ट फिगर्स में दिखाता है। हमने भी काफी फिजिकल ट्रेडर से बात की है, स्टॉकिस्ट से बात की है, तो एज ऑफ नाउ सप्लाई हमारे पास पर्याप्त है एज ऑफ नाउ। लेकिन डिमांड में जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आता, भाव में कोई मेजर चेंजेस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अराइवल ठीक ठाक आ रहे हैं। सीसीआई का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। करंटली मेरा मानना है कि प्राइजेस एक दायरे में रहेंगे, दबाव में है लेकिन 52 700 800 के नीचे सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जिस ढंग से आइस में जो गिरावट देखी थी पिछले 1.5-2 महीने में, तो इंडिया थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन चुका था। बट ओवरऑल मुझे लगता है 52 800 से लेके 53 500 का एक दायरा रहेगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। इंटरनेशनल में भी सपोर्ट धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज तमाम कमोडिटीज पर। कॉटन पर भी एक प्राइस आउटलुक मिला है। थैंक यू प्रथमेश एंड अजय, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।